हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सोल्यूशन क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये क्लास पार्ट वाइज चल रही है। पार्ट 1 हम लोगों ने किया जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। पार्ट 2 कल मैंने कराया था आपको जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए थे। इस तरीके से आज पार्ट 3 है जिसमें हम लोग उसके आगे की श्रृंखला में क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछे गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि 72 से स्टार्ट होकर 101 तक जाएंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं दिया है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा जिसमें इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। लिखा हुआ है आई हैड टू राइट मुझे लिखना पड़ा अ लेटर ऑफ मिस्टेक, एक गलतियों का लेटर, टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड। ब्लंडर जो मैंने किया था यानी गलती जो मैंने की थी उसके लिए अपने पिता को मुझे अब एक पत्र लिखना पड़ा। ठीक है, अब यहां पर ये जो मिस्टेक वर्ड है इसको हमें देखना है क्या इसका सटीक करेक्शन हो सकता है या करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने गलती की जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो अब अगर मैंने गलती की तो गलती की इंग्लिश मिस्टेक से ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर नहीं होगा। ब्लंडर तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लंडर आई मेड, गलती जो मैंने की है। तो जो गलती मैंने की है उस गलती के लिए अब मैं अपने पिता से क्या करूँगा, क्षमा मांगूंगा। तो बेहतर होगा एपोलॉजी। तो अ लेटर ऑफ एपोलॉजी होना चाहिए न कि अ लेटर ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ मिस्टेक उतना सही शब्द नहीं है जितना कि एपोलॉजी वर्ड हो जाएगा, क्षमा। ग्रेटिट्यूड माने आभार होता है, ये तो अलग सेंस है, इसका यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका ज़्यादा सटीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा अ न्यूअर मोर इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम, एक नया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड, सिस्टम को इंस्टॉल किया गया इन प्लेस ऑफ द ऑब्सोलीट वन, एक पुराने सिस्टम की जगह पर। तो ऑब्सोलीट माने जो अप्रचलित है, जो पुराना हो चुका है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अब बताइए जरा ऑब्सोलीट का सटीक सिनोनिम्स क्या होगा, क्योंकि एक तरीके से हमें सिनोनिम्स ही देखना है। एडवांस तो अपोजिट हो जाएगा, करंट भी अपोजिट हो जाएगा, मॉडर्न भी अपोजिट हो जाएगा। ये तीनों ही वर्ड अपोजिट हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का सटीक सिनोनिम्स आपका क्या होगा, आउटडेटेड, अप्रचलित या पुराना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सही से बना दूँ कि ये 3 वर्ड्स हैं आपके, ये दोनों और ये कहीं ना कहीं अपोजिट हो जाएंगे। आउटडेटेड आपका एकमात्र ऑप्शन है जो कि सिनोनिम्स होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर ए वॉक इन द पार्क, वो हमेशा अपने कुत्ते को पार्क में ले जाता है। यहाँ पे देखिए कई वर्ड्स हैं जो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। ग्रामर की समझ के आधार पे, स्ट्रक्चर की समझ के आधार पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर की जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। देखिए जरा कैसे क्या लिखेंगे। अगर हम देखें तो ऑलवेज आया हुआ है, वर्ब भी है यहाँ पर टेक्स, तो टेक्स वर्ब होनी चाहिए। और ऑलवेज ऐसा एडवर्ब है जो कि हमेशा वर्ब से पहले रहता है, तो टेक्स के पहले ऑलवेज आना चाहिए। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी तो ऑलवेज टेक्स हो गया। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज डॉग। फॉर ए वॉक ये लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग का सटीक आंसर क्या होगा, सी, ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर ए वॉक इन द पार्क, वो पार्क में अपने कुत्ते को हमेशा टहलाने के लिए ले जाता है। ठीक है, सटीक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 सी वॉज थिंकिंग एट, जो मैंने पार्ट 2 लिया था इसमें, उसमें इस चीज को आपको बताया था कि थिंक ऑफ या अबाउट समथिंग होता है, किसी चीज के बारे में सोचना थिंक ऑफ या अबाउट कहा जाता है। और यहां पर आप देखें तो थिंकिंग एट नहीं होगा, थिंक क्या ऑप्शन हो जाएगा, अबाउट। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दे आर लीविंग देयर कोट्स देयर, देयर करके 2 बार लिखा गया है, आपको सटीक यूज के हिसाब से लेना है। तो पहला वाला तो जो देयर है वो तो पजेसिव केस होना चाहिए कि दे आर लीविंग देयर कोट्स, वे अपना कोट छोड़ रहे हैं। और दूसरा वाला जो देयर है वो वहां के सेंस में। तो इस हिसाब से देखें तो ये देखिए देयर होगा पहले पजेसिव केस नाउन के साथ और फिर उसके बाद ये देयर होगा वहां पर। तो इस हिसाब से सटीक ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सी, कि दे आर लीविंग देयर कोट्स, वे अपने कोट छोड़ रहे हैं, देयर माने वहां पर। इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका ज्यादा सटीक ऑप्शन होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या लिखा हुआ है, इवन इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में भी, यहाँ इवन का मतलब भी से निकल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इवन इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में भी, द रिलायबल कार ऑलवेज स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट ट्राई, जो रिलायबल कार है वो पहली ट्राई में ही स्टार्ट हो जाती है। रिलायबल का सिनोनिम्स यहाँ पे आपको देखना है, बताइए जरा रिलायबल का क्या सटीक सिनोनिम्स बनेगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और रिलायबल का सटीक सिनोनिम्स यहाँ पर क्या हम लोग ले लें, ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या इसका ज़्यादा सटीक सिनोनिम्स होगा। अब पहले देखिए, जैसे इरेटिक वर्ड लिखा हुआ है तो इरेटिक का मतलब अनस्टेडी होता है कि नहीं, जो अस्थिर टाइप का है, जो नॉर्मल नियम कानून प्रचलन को फॉलो नहीं कर रहा है, अनस्टेडी टाइप का है, उसको हम लोग इरेटिक, अनस्टेडी, रैंडम भी हम कह सकते हैं, है कि नहीं। इनएक्यूरेट कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिपेंडेबल जो किसी चीज़ पे निर्भर है, और एक ऑप्शन आपका देखिए दिया हुआ है फ्लैकी। फ्लैकी का जो सेंस है जिसमें कई छोटे छोटे फ्लैक्स होते हैं, कवर होते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लैकी है या जो इरेटिक है, ये इसका अपोजिट वर्ड है रिलायबल का। रिलायबल का अपोजिट हो जाएगा इरेटिक, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लैकी। ये दोनों वर्ड अपोजिट हैं। हमें इसके मीनिंग वाला, इनएक्यूरेट ये भी कहीं कहीं अपोजिट हो जाएगा। हमें इसके मीनिंग वाला वर्ड लेना है और इस हिसाब से इसके मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, डिपेंडेबल, माने जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। क्लियर हो गया। इरेटिक तो अनस्टेडी, अस्थिर टाइप का, जिस पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं कब क्या हो जाए। फ्लैकी भी वही होता, अनरिलायबल, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सके। इनएक्यूरेट जो सही नहीं है। ये तीनों वर्ड रिलायबल के आप कह सकते हैं अपोजिट सेंस दे रहे हैं। हमें सिनोनिम्स लेना है तो सिनोनिम्स इसका होगा डिपेंडेबल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, मिसेज लक्ष्मीज परचेजेज एड अराउंड टू ₹2650। जो मिसेज लक्ष्मी का परचेज था, माने खरीदारी थी, वो लगभग इतने रुपए तक थी। इसका सही करेक्शन हमको लेना है। तो सबसे पहले आप देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, क्योंकि इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पे काम करने से पहले डिफरेंस पे अगर आपने देख लिया तो काफ़ी चीज़ें वहीं से समाधान हो जाती हैं। डिफरेंस अगर हम देखें तो सब कुछ सेम है, केवल डिफरेंस है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन के आधार पे ही हमको सोचना है। तो अब थोड़ा सोचते हैं, मिस्टर लक्ष्मी की जो खरीदारियां रही हैं, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए मिस्टर लक्ष्मी परचेजेज, यहाँ ध्यान दीजिएगा परचेजेज नाउन के रूप में आ रहा है, वर्ब नहीं है ये, क्योंकि ये पास्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है। पास्ट ऑफिस से दो नाउन को जोड़ते हैं, वर्ब ये है ऐड। मिस्टर लक्ष्मी की जो खरीदारियां हैं, ऐड माने वो टोटल जोड़ करके 2650 रुपए तक हो जाती हैं, है कि नहीं। यही तो सेंस बनेगा कि इन्होंने कुल इतने रुपए तक खरीदारी की, और किसी स्तर तक या किसी रुपए तक कोई चीज हुई है तो अप टू ज्यादा सटीक वर्ड होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हमारा डी ज्यादा सही हो जाएगा कि मिसेज लक्ष्मी परचेजेज, मिसेज लक्ष्मी की जो खरीदारियां हैं, एड अप टू 2650, ये 2650 रुपए तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। द क्लैमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट। क्लैमर का मतलब कमोशन, डिसरप्शन, हल्ला गुल्ला, शोर, अशांति। क्लैमर ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया प्रीस्ट को, पुजारी को, एंड मेड हिम एंग्री, और उसको नाराज कर दिया। तो कहीं कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो क्लैमर का क्या सिनोनिम्स होगा, ये देखिए, लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, है कि नहीं। कमोशन हो जाएगा अनरेस्ट, अशांति, डिसरप्शन या कमोशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, क्लैमर के। अनरेस्ट, डिसरप्शन, कमोशन, ये सभी हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, उपद्रव, ये सब सिनोनिम्स होंगे। लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, ये इसका सटीक मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है। द डेडिकेटेड टीचर, समर्पित अध्यापक, लेबर्ड एसिड्यूअसली, काफ़ी परिश्रम के साथ, काफ़ी मन के साथ मेहनत करते हैं, टू एड हर पीपुल्स इन अचीविंग सक्सेस, सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने शिष्यों की मदद करने में।
हमें डेडिकेटेड का मतलब यहाँ लेना है, इम्प्रूव करना है इस वर्ड को कि क्या इसका सटीक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो डेडिकेटेड का अपैथेटिक उदासीन हो जाएगा, इनडिफरेंट। अनइन्वॉल्व, जो किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, ये भी कहीं कहीं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अनबायस्ड, विदाउट प्रिजुडिस, माने जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। तो और कमिटेड माने समर्पित। तो डेडिकेटेड का सटीक सिनोनिम्स क्या बनेगा आपका? कमिटेड ऑप्शन ज्यादा सही होगा, बाकी सारे मीनिंग यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड का सटीक सिनोनिम्स कमिटेड हो जाएगा। आगे आइए, द गर्ल विच इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, लड़की जो कि एक ब्लू शर्ट पहने हुए है, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। यहाँ पे देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखा हुआ है। जब हम करेक्शन करेंगे तो सबसे पहला फॉर्मेट यही है। मैं अक्सर आपको न्यूज़पेपर की क्लास में ये बताता रहता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है और आपको ये श्योर करना है कि क्या एंटीसीडेंट के हिसाब से वो रिलेटिव प्रोनाउन सही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जरा देखें, हु, विच, विच, हु। ह्यूमन बीइंग के साथ विच नहीं लगाते हैं, तो ये दो आंसर हमारे कट जाएंगे विच विच वाले, क्योंकि गर्व के लिए हु ही सही रहेगा। अब हु के साथ वियर लें या इज वियरिंग लें, ये डिफरेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। एंटीसीडेंट आपका गर्ल है, सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है। इस आधार पे ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा डी, यही हम लोग टिक कर लेंगे। क्लियर हो गया? और इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो वियर है, वियर का मतलब पहनना नहीं होता है, वियर माने होता है पहने हुए होना, पुट ऑन माने पहनना होता है। ये दोनों शब्दों में डिफरेंस समझिएगा। जैसे इस समय मैं व्हाइट टी शर्ट पहने हुए हूं, तो आई एम पुटिंग ऑन नहीं बोलूंगा, आई एम वेयरिंग बोलूंगा कि आई एम वेयरिंग ए व्हाइट टी शर्ट। मैं एक व्हाइट टी शर्ट पहने हुए हूं, तो आई एम वेयरिंग ए व्हाइट टी शर्ट होगा। पुट ऑन का मतलब जब मैं कपड़े पहन रहा हूंगा, जब मैंने ये टी शर्ट अपने शरीर पे डाली होगी, दैट इज कॉल्ड पुट ऑन। और इसका अपोजिट होता है, पुट ऑन का अपोजिट होता है टेक ऑफ, कपड़े या जूते उतारना। और इसका मतलब पहनना कपड़े या जूते। तो कोई चीज आप पहन रहे हैं वो पुट ऑन हो गया, और जो चीज आप पहने हुए हैं उसको उतार रहे हैं तो वो टेक ऑफ हो गया। इसका ठीक अपोजिट वर्ड हो जाएगा। लेकिन वियर अलग है। वियर का मतलब ना तो पहने हुए, वियर का मतलब पहनना या उतारना नहीं, वियर का मतलब पहने हुए होना। जैसे मैंने कपड़ा पहना और मैं कपड़ा उतारूंगा, इन दोनों के बीच में मैं कपड़ा पहने हुए हूं, दैट इज वियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, कई डेवलपिंग कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं, नियोक्ता हैं, रिपोर्ट दैट हाँ, ये थोड़ा राष्ट्रगान हो रहा था, इसके कारण क्लास थोड़ा देर के लिए रोकनी पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कहें? एम्प्लॉयर्स इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, कई विकासशील देशों में जो नियोक्ता हैं, रिपोर्ट दैट, वो रिपोर्ट करते हैं कि अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, जो कुशल कर्मचारी हैं उनकी कमी, इज ए मेजर एंड इंक्रीजिंग बॉटलनेक,
एक काफ़ी बड़ा और एक बढ़ता हुआ बॉटलनेक माने प्रॉब्लम है, समस्या है फॉर देयर ऑपरेशंस, उनके ऑपरेशंस के लिए, अफेक्टेड देयर कैपेसिटी टू इनोवेट, जो कहीं न कहीं इनोवेट करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर रही है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन को करें तो हमारा फोकस डिफरेंस पे होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है चारों ऑप्शन में। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो अफेक्टिंग, इफेक्टिंग, इफेक्ट और अफेक्ट, पहले तो डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट का। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हमें यह समझना है कि यहाँ क्या मीनिंग है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए इफेक्ट एज ए वर्ब, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभाव। इसके अलावा इफेक्ट वर्ब भी है, इसका मतलब होता है टू कॉज, टू मेक, ये कॉज कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी करिए, टू कॉज समथिंग हैपन। ठीक है, किसी घटना का घटित होना, जैसे इफेक्ट चेंजेज, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, टू इफेक्ट चेंज, बदलाव लाना, ये सेंस। तो जहां तक जैसे अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई अफेक्ट वर्ब है, इसका मतलब प्रभावित करना, नाउन के रूप में इफेक्ट होता है जिसका मतलब प्रभाव होता है, और वर्ब के रूप में भी इफेक्ट होती है जिसका मतलब कोई परिवर्तन या बदलाव लाने के सेंस में यूज किया जाता है। पहले यहाँ देखें यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक बहुत बड़ी समस्या है और अफेक्टेड देयर कैपेसिटी टू इनोवेट, जो इनोवेट करने की उनकी कैपेसिटी को प्रभावित करती है। तो यहाँ प्रभावित करने का सेंस निकल रहा है, और इस सेंस में वर्ब आपकी होनी चाहिए इफेक्ट। तो जो आंसर इफेक्ट के हैं वही आंसर सही होंगे, इफेक्ट वाले ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। भले इफेक्ट एज ए वर्ब ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ प्रभावित करने की मीनिंग है, और प्रभावित करने के लिए हम लोग अफेक्ट का यूज करते हैं। तो आंसर ए या आंसर डी में से कोई एक होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर हम इन दोनों आंसर में डिफरेंस देखें तो अफेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अफेक्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो अब हमें यहाँ डिसाइड करना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले। तो इसके लिए सेंटेंस में चलना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, एम्प्लॉय इन मेनी डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट दैट, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखिए लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट है अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, ये सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, यानी ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है। इसमें सब्जेक्ट और उसकी फाइनाइट वर्ब लिखी हुई है कि कुशल कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख और बढ़ती हुई समस्या है उनके ऑपरेशंस के लिए। यहाँ तक सही, ये सेंटेंस चल रहा है और कह रहा है उनके ऑपरेशंस के लिए बढ़ती हुई समस्या है, और ये जो समस्या है ये अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी टू इनोवेट, ये इनोवेट करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर रही है। कॉन्टिन्यूटी का भाव आ रहा है, और जब कॉन्टिन्यूटी का भाव आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल टू शो कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी शो करना है तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बेहतर विकल्प है, और इसलिए हम लोग डी ऑप्शन को भी गलत मान करके ऑप्शन ए ले लेंगे, अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। समझ में आया कैसे मैंने डिसीजन लिया? पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि भाई जो आंसर है उसमें डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट का, तो अफेक्ट एज ए वर्ब लिया जाए या इफेक्ट एज ए वर्ब लिया जाए। सेंस के आधार पर डिसाइड किया कि अफेक्ट वर्ब होनी चाहिए क्योंकि प्रभावित करने का अर्थ है। फिर 2 आंसर हमारे बचे, आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। इन 2 में क्या हो, हमने मीनिंग बनाया, तो मीनिंग से एसेंस आ रहा है कि जो उनकी क्षमता को प्रभावित कर रही है। तो कॉन्टिन्यूटी का भाव आ रहा है, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही नहीं होगी, उसके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कॉन्टिन्यूटी दर्शाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? और जो मैंने पार्ट 2 लिया था उसमें भी मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, हाउ टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसे इसको यूज करना है। मैं न्यूज़पेपर की क्लास में और इम्प्रूवमेंट की क्लास में अक्सर आपको इस बात को बताता रहता हूँ, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो अलग अलग हैं। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि अगर कोई काम मैं सब्जेक्टिव तरीके से कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो वो काम सब्जेक्टिव हो जाएगा। माने जैसे हिस्ट्री है, मान लीजिए इतिहास लिखना है, तो इतिहास में जो साक्ष्य मिले कहीं पर जो हमको दस्तावेज मिले या कहीं पर जो प्रमाण हमको मिले, उन प्रमाणों को देख करके हमने एक थ्योरी बनाई। तो प्रमाण तो साक्ष्य थे, लेकिन जब मैंने उस पर अपनी थ्योरी बनाई तो अपने नज़रिए से चीज़ों को मैंने समझा और लिखा। तो इसीलिए हिस्ट्री जो है वो सब्जेक्टिव विषय हो जाता है, जिसमें लोगों की विचार काफ़ी मायने रखते हैं। एक ही साक्ष्य से अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से इतिहास को लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसमें आपका अपने विचारों को आप बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, आपके विचार शून्य होंगे, जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे ही बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना अपने विचारों को शामिल किए हुए हूबहू वैसे ही रखना, ये चीज जैसी है इसको एज इट इज ऐसे ही बता देना, ये ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें मैं अपने विचारों को इंक्लूड करके डिस्क्राइब कर दूं तो ये सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। ये महंगा है, मैंने कहा ये पेन महंगा है, तो ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? कुछ नहीं कह सकते। महंगा है किस सेंस में भाई? मान लीजिए इस पेन की कीमत 100 रुपए है, एक गरीब आदमी है उसके लिए पेन महंगा होगा। जो अच्छा खासा कमा रहा वो कहेगा अरे पेन तो सस्ता है, 100 रुपए का क्या, मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए क्या है, सस्ता पेन हो जाएगा। तो ये महंगा या सस्ता होना सब्जेक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो कोई ऑब्जेक्टिविटी माने जिसमें हम अपने निजी विचारों को शामिल ना करें। तो यहां पे कह रहा है कि प्रोफेसर ने एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया, एक मूल्यांकन किया। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो एकदम सही है, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, जो अपने आप में एकदम सही है, ठोस है। अब इसमें आइए जरा, अनफेयर ये इसका अपोजिट हो जाएगा, अनफेयर अनुचित। प्रिजुडिस्ड ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रिजुडिस माने पूर्वाग्रह से ग्रसित, तो जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो वो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। अनजस्ट जो उचित नहीं है तो ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ड कहीं न कहीं इसके अपोजिट है। प्रिजुडिस अपोजिट हो जाएगा पूर्वाग्रह से ग्रसित। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बायस्ड, बायस्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। अनफेयर जो अनुचित है, अनजस्ट वो भी वही सेंस दे रहा है, दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहां पर अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड माने विदाउट एनी प्रिजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, यही इसका ज्यादा सटीक वर्ड होगा। और अनबायस्ड इसका हम लोग सिनोनिम्स ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव माने जो किसी पूर्वाग्रह या विचारों से एकदम ग्रसित नहीं है, अपने आप में जैसा है वैसा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Although I have a lot of work to do, यद्यपि मेरे पास करने के लिए काफ़ी काम है, I am determined, मैं दृढ़ निश्चय हूँ, फिर भी to finish it, इसे समाप्त करने के लिए all by the end of the day, दिन के अंत तक, so that ताकि I can enjoy my weekend, ताकि मैं अपने वीकेंड को enjoy कर सकूँ, not having any imminent due dates, ताकि कोई भी imminent due dates ना हो। imminent माने आने वाला, ड्यू माने जो आपको करना है, डेट्स माने तारीखें। तो एमिनेंट ड्यू डेट का मतलब आने वाली ऐसी तारीखें जिसमें आपको कोई न कोई काम करना पड़ेगा, ये सेंस दे रहा है। और कह रहा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पास, मेरी ऐसी कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको आने वाले समय में ये तारीख है, ये काम है जो कि करना है। तो इस हिसाब से क्या लें? डी से शुरू करते हैं। डी कह रहा विद नो पेंडिंग रिजर्वेशंस, कोई भी पेंडिंग रिजर्वेशंस नहीं है। नॉट लिविंग एनी वर्क इनकम्प्लीट, किसी भी कार्य को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। बी कह रहा है नॉट विथ एनी प्रेशर ऑफ ड्यू डेट, आने वाली डेट का कोई दबाव नहीं है। और ए कह रहा है विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस, कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है जो लूमिंग है। लूम का मतलब होता है लटकना या मडराना, कोई खतरा इत्यादि जो आपके ऊपर मंडरा रहा है, समस्या इत्यादि मंडरा रही, दैट इज कॉल्ड लूम। तो अब कैसे ऑप्शन यहां पे लें? तो यहां देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां दो चीजें हैं, एक तो इमिनेंट है और एक ड्यू डेट है। ड्यू डेट तो यहां पर भी है, विदाउट विद नॉट विद एनी प्रेशर ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये जो इमिनेंट वर्ड है, इमिनेंट माने आने वाले खतरे को बताता है, जो एक निगेटिव सेंस में है, उसका भाव यहां पर नहीं है। तो इमिनेंट के लिए ज्यादा वर्ड सटीक वर्ड यहां पे लूमिंग हो जाएगा, और ड्यू डेट के लिए ज्यादा सटीक वर्ड हो जाएगा डेडलाइन। तो ड्यू डेट का डेडलाइन हो गया, इमिनेंट का लूमिंग हो गया, और नॉट हैविंग एनी की जगह क्या लिख दिया गया है?
विदाउट एनी। तो इस हिसाब से इसका सटीक जो सिनोनिम्स बनेगा, जो सटीक इसका इंप्रूवमेंट होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो ए ऑप्शन होगा, विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइंस। लूमिंग माने इमिनेंट, माने कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है जो मेरे लिए खतरा पैदा करे या मंडरा रही हो या समस्या क्रिएट करे, और डेडलाइंस का मतलब आप समझ ही रहे हैं ड्यू डेट्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ज़्यादा सटीक इसका इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पार्ट आप समझ पाए होंगे कैसे हमें डिसीजन लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, क्लोज माने वो काफ़ी करीब हैं, एंड बिग और बड़े हैं, फॉर देम उनके लिए, टू ट्विंकल चमकने के, क्या लें, क्या ऑप्शन इसमें लिया जाए जो ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा, बताइए जरा, सोचिए। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये स्ट्रक्चर होता है, टू के साथ एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी एडजेक्टिव पे जोर देने के लिए और उसका आगे क्या परिणाम है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दर्शाते हैं, और किसके लिए है उसको हम फॉर प्लस नाउन से दर्शाते हैं। तो ये पैटर्न होता है। क्लियर हो रहा पॉइंट? मैं थोड़ा और इसको डिटेल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टू एडजेक्टिव फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा आपका पैटर्न हो गया। तो इसमें हम टू जब लगाते हैं तो वो इस एडजेक्टिव पे जोर देता है, और इस ये जो जोर देता है उसका परिणाम यहाँ लिखा रहता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव के रूप में, और ये किसके लिए है उसको हम यहाँ फॉर करके नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखते हैं। तो इस आधार पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। यही पैटर्न बन रहा है कि प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं, आर टू क्लोज एंड बिग, वो इतने ज़्यादा क्लोज और इतने बड़े हैं, उनके लिए टू ट्विंकल की वो आप चमक नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ निगेटिव सेंस लगती है ना, आई एम टू वीक टू रन, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं दौड़ नहीं सकता। तो ये पैटर्न आप ध्यान रखेंगे टू वाला, और अक्सर इस पे क्वेश्चन आता रहता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, एसएससी ने पहले भी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। कोई ऐसा एग्जाम एसएससी का नहीं होगा इसमें ये क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा ना जाए, अक्सर आ ही जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डू हार्ड वर्क, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। क्या ऑप्शन ले? यदि आप मेहनत करते हो तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का क्या मतलब हुआ? गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट या बैड रिजल्ट? बैड रिजल्ट तो हो नहीं सकता। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेक्टेड माने जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको मिले, ये डिजायर्ड हो जाता है कि नहीं? देखिए सेंस गुड रिजल्ट का भी है, लेकिन इसका मीनिंग देखिए एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड के हिसाब से हमें इंप्रूव करना है कि ऐसा रिजल्ट जैसा हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो जो हम अपेक्षा कर रहे हैं वो हमारा डिजायर्ड हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हमारी इच्छा थी। इस हिसाब से आंसर हमारा बी ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से पूछा, व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर, अगला लेटर कब आएगा? इस चीज को आपको समझना है। व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे और फिर अदर चीज़ें लिखेंगे। ये पैटर्न का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये डिफरेंस है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। लेकिन यही व्हेन, और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप लगा रहेगा, लेकिन यही व्हेन जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी और लास्ट में लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये डिफरेंस होता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है या क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या क्वेश्चन वर्ड, ये सारा WH वर्ड के लिए कार्य करता है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। जो WH वर्ड होते हैं वो दोनों ही तरीके से काम करते हैं। WH वर्ड का मतलब मेरा किससे है? वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ETC, बहुत सारे वर्ड हैं, है कि नहीं? एक दो वर्ड नहीं है। तो लेकिन इनका रोल किस तरीके से सेंटेंस में है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है।
अगर ये क्वेश्चन वर्ड होंगे तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। लेकिन पहचानेंगे कैसे? लास्ट में मार्क को देखें। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड ना होकर के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अपने क्वेश्चन में आप आइए, जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है इसमें आप देखिए तो व्हेन लास्ट में जाते हैं तो फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और अगर ये कंजंक्शन है तो मैं कह रहा हूं कि इसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। ये देखिए इसमें पहले वर्ब लिखी हुई है, ये गलत हो गया। इसमें भी पहले वर्ब लिखी हुई है, ये गलत हो गया। ये दो आंसर गलत हो गए। ये भी गलत है, वुड कम पहले वर्ब आ गई इसलिए गलत हो गया, यानी नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। डी आंसर हमारा होगा क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट लेटर ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वुड कम ये आपकी वर्ब हो जाएगी। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यानी ये पैटर्न हमारा ये वाला बन रहा है। आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग आंसर डी ले रहे हैं, हम लोग आंसर ए बी सी क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगे होने का मतलब है कि ये जो WH वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड ना होकर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जब भी ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में आएगा या कोई भी WH वर्ड जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में आएगा तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए और फिर लास्ट में फुल स्टॉप से ही तो आप पहचानते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो वर्ड इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। और क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, यू आर वेल अवेयर इट, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि नहीं कि WH वर्ड जो है कभी क्वेश्चन वर्ड और कभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में आता है या कंजंक्शन के रूप में आता है। जब ये कंजंक्शन के रूप में होगा तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखी जाएगी। मैंने वही फॉलो किया। 3 आंसर इसीलिए गलत हैं, लास्ट वाला आंसर इसीलिए सही है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है फिर वर्ब है WH वर्ड कंजंक्शन के साथ। ठीक है, चलें आगे की तरफ। क्लियर हो गया आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई होगी इसमें मेरे ख्याल से। मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विहान इज क्लमजी एट डांसिंग, वो डांसिंग में क्लमजी है। तो क्लमजी का यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मतलब क्लमजी होगा? बताइए जरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका मतलब क्लमजी होगा? तो आल्थम्स होता है, आल्थम्स का मतलब क्लमजी, awkward, या नॉट डेक्स्ट्रस। अगर किसी काम में कुशल नहीं है, कुशल ना होना, किसी कार्य में अगर आप कुशल नहीं हैं तो उसको हम क्लमजी कह सकते हैं, awkward कह सकते हैं, या ऑल थम्स। यही ऑल थम्स इडियम्स है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लमजी का सटीक सिनोनिम्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 89। देयर वॉज अ नॉइज, एक हल्ला गुल्ला था, दैट वॉज वेक मी अप, जिसने मुझे जगा दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन यहां पर लिया जा सकता है। अगर आप ऑप्शन में आए तो देखिए पहले डिफरेंस देखा करिए। मैंने कई बार बताया डिफरेंस पे फोकस किया करिए। ये देखिए वोक मी अप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ग्रामर में पॉसिबल नहीं है, हम लोग आंसर बी कट कर देंगे। डायरेक्ट वोकल लिखा हुआ है, ये चीज आपको थोड़ा समझना है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इस चीज को समझिए कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या हम कोई क्लॉज लिखते हैं, सेंटेंस या क्लॉज की खास बात है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। क्लॉज के 2 तरीके की क्लॉज है, या तो कंजंक्शन से शुरू होगी तो कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी। आरपी का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो कि आरपी का क्या मतलब है, कुछ और ना समझ जाए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही तो उसके 2 पैटर्न हो सकते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस करके रहेगा, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके रहेगा। तो चाहे सेंटेंस हो या क्लॉज हो, यही पैटर्न आपको मिलेगा। सेंटेंस या क्लॉज में जो ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए सब जगह मैंने वी लिखा है, ये जो वी है वर्ब,
सेंटेंस और क्लॉज में ये जो वर्ब होती है ये हमेशा आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस और क्लॉज में जो वर्ब यूज की जाती है वो फाइनाइट वर्ब होगी, तभी आपका सेंटेंस बनेगा, तभी आपका क्लॉज बनेगा। इसमें जो वर्ब आएगी वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होगी। और फाइनाइट वर्ब से मेरा तात्पर्य किससे है? फाइनाइट वर्ब से मेरा तात्पर्य है टेंस की कोई वर्ब है वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है, या फिर आपकी मॉडल वर्ब जो आप यूज करते हैं उसका कोई पैटर्न है वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। तो अगर ये बेसिक आपका क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, कई जगह बेसिक सप्लाई करने पड़ते हैं, हमने बी आंसर काट दिया। डी ऑप्शन है वोकन मी अप, वोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आप डायरेक्ट वाज वेक की जगह वोकन लिखेंगे तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और दैट के बाद डायरेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आप लिखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये देखिए मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब नहीं आएगी, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगी तो वो वर्ब कैसी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। और अगर हम डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी, और इसलिए आंसर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि नहीं? अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए है वोक मी अप, सी है वेक्स मी अप। दोनों में डिफरेंस देखें तो ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। तो अब हमको डिसाइड करना है कि प्रेजेंट लेना ज़्यादा सही है या पास्ट लेना ज़्यादा सही है। इसके लिए जो कोई बगल का सेंटेंस है उसकी मदद लीजिए। देयर वाज इज नॉइज, काफ़ी शोर हो रहा था, दैट वोक मी अप, जिसने मुझे जगा दिया। शोर हो रहा था ये घटना पास्ट में दी गई है सेंटेंस में, इसमें कोई करेक्शन आपको नहीं करना, ये जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है। तो शोर हो रहा था ये घटना अगर पास्ट की है तो शोर सुन के आप जगे, ये भी घटना तो पास्ट की होगी, और इसलिए ये प्रेजेंट वाला जो ऑप्शन वेक्स मी अप है सही लिखा है, लेकिन चूंकि बगल वाले सेंटेंस से मैच नहीं कर रहा है इसका टाइम, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा और हम लोग का सटीक ऑप्शन ए होगा वोक मी अप। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्ले कार्ड इज नॉट अलाउड हियर, ताश खेलना यहाँ पर क्या नहीं है? अलाउ नहीं है। ताश खेलना क्या हो जाएगा? प्लेइंग कार्ड्स होगा। अब प्लेइंग दो जगह लिखा हुआ है, प्लेइंग कार्ड और प्लेइंग कार्ड्स। तो जब आप ताश खेलते हैं तो ताश में कई पत्ते होते हैं, कॉमन सेंस है, कार्ड लिखना यहाँ सही नहीं होगा, प्लेइंग कार्ड्स हो जाएगा। ताश खेला तो कई जगह कुछ जगह कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, हर जगह ग्रामर से ही बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ जगह कॉमन सेंस भी यूज करना है कि भाई ताश खेलना है तो कार्ड लिखना ज़्यादा सही नहीं है, कार्ड्स लिखना ज़्यादा सही है, और ताश खेलना प्लेइंग कार्ड्स होगा, प्ले कार्ड नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव विदाउट टू इन्फिनेटिव डायरेक्ट स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकती है। चलिए, और ये पूरा आपका सब्जेक्ट है प्लेइंग कार्ड्स, उसी के लिए देखिए ये वर्ब आ रही है। कौन सी वर्ब? इज। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है? सब्जेक्ट के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करके लिख सकते हैं, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके ये एज ए सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट के रूप में ये स्ट्रक्चर अगर है तो ये स्ट्रक्चर सिंगुलर माना जाता है, और उसी के हिसाब से हम वर्ब लेते हैं। कैसी? सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट या तो आईएनजी फॉर्म से या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये थर्ड फॉर्म वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आईएनजी फॉर्म वाले दो बचेंगे, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता तो ले लेते। आईएनजी फॉर्म वाले बचेंगे, लेकिन यहाँ कार्ड है इसलिए कट जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा प्लेइंग कार्ड्स। ये सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ वर्ब इज आई है। क्लियर है पॉइंट ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जब मुझे एक अवसर मिला, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एक नए बिजनेस को शुरू करने का, तो रविकांत क्वीर्ड माई पिच, तो रविकांत ने मेरी पिच को क्वीर कर दिया। तो ये क्वीर माई पिच एक तरीके से इडियम से, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। क्या सेंस निकल के आता है? क्वीर योर पिच। सोचिए जरा कि क्वीर योर पिच क्या सेंस निकल करके देता है। क्वीर योर पिच का मतलब होता है आपके काम को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, और इस हिसाब से सी ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, रूइंड माई प्लान, मेरे प्लान को खराब कर दिया। तो यहाँ इसका एक तरीके से आप कहें इडियम्स था और उसका सेंस आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में लेना था। तो
तो क्वीर्ड माई पिच इडियम्स है जिसका मतलब होता है किसी काम को बिगाड़ देना, खराब कर देना। सी आंसर हो जाएगा, ruined माई प्लान। नेक्स्ट, द क्रक्स ऑफ द स्टडी हैज बीन डिलिनिएटेड बाय द रिसर्चर। अध्ययन का जो क्रक्स है, किसी चीज का क्रक्स क्या होता है, कहते नहीं भाई इसका क्रक्स बताइए। क्रक्स माने जो उसके मेन पॉइंट हैं, जो फिक्स पॉइंट उसके हैं, उसको हम क्रक्स बोलते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु। रिलेवेंट पार्ट नहीं ज्यादा सेटिंग। आप सोचिए जरा, रिलेवेंट पार्ट हो सकता है क्या? रिलेवेंट पार्ट का मतलब क्या, जैसे काफी चीजें लिखी हुई है, उसका कुछ हिस्सा सही है, कुछ हिस्सा गड़बड़ है, तो जितना पोर्शन सही है वो रिलेवेंट पार्ट हो जाएगा, ये अलग चीज हो गई। लेकिन क्रक्स का मतलब पूरी चीज का निचोड़, तो पूरी चीज का निचोड़, सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल आइडिया जो होता है वो ज्यादा सही होगा। तो क्रक्स का सटीक सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट, मुख्य बिंदु या उसके मेन निचोड़ या निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। सरिता फ्रेंच बोलती है बेहतर तरीके से। तो बेहतर तरीके से फ्रेंच नहीं है, बेहतर तरीके से क्या कर रही है, बोल रही है। ध्यान दीजिएगा, बेहतर तरीके से बोल रही है। तो स्पीक माने बोलना हुआ। ऐसा वर्ड ले जो बोलने की विशेषता बताता हो, और ये वर्ब है तो वर्ब की विशेषता किससे बताएंगे, एडवर्ब से, क्योंकि ये वर्ब है ना। ये वर्ब है, इसके बारे में एडवर्ब से बताएंगे। और वो अच्छा बोलती है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा, जो कि एडवर्ब है। और स्पीक के बारे में बता रहा है कि सरिता स्पीक फ्रेंच वेल। सरिता फ्रेंच अच्छे तरीके से बोलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव कैरी आउट एंड सक्सेसफुल रेड। कैरी आउट बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। मैंने आपको अभी बताया था कि कैरी आउट कई अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। कैरी आउट स्ट्राइक होता है, कोई हमला इत्यादि करना। कैरी आउट इंक्वायरी होती है। कैरी आउट रेड हो गया, किसी के ऊपर कोई रेड डाली गई। कैरी आउट ऑर्डर होता है, आदेश का पालन करना। ठीक है। कैरी आउट एक टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम कंडक्ट कराना। तो कैरी आउट अलग अलग सेंस में हम लोग यूज करते हैं। कैरी आउट एग्जाम होता है, कैरी आउट ऑर्डर, कैरी आउट स्ट्राइक, इंक्वायरी या रेड, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ ये वर्ब यूज की जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है। कैरी आउट एग्जाम या कैरी आउट टेस्ट ज़्यादा यूज करेंगे, एग्जाम से ज़्यादा बेहतर होगा टेस्ट। आप लिख लीजिए यहाँ पे, कोई टेस्ट कराया गया तो कैरी आउट टेस्ट हो जाएगा। कोई आदेश का पालन किया गया, कैरी आउट ऑर्डर। कैरी आउट स्ट्राइक हमला करना, इंक्वायरी जांच करना, कैरी आउट रेड रेड करना किसी पर, ये सेंस। वी हैव कैरी आउट एंड सक्सेसफुल रेड, हमने एक सफलतापूर्वक रेड की ऑन ए फ्रॉडुलेंट मिनिस्टर, एक फ्रॉडुलेंट मिनिस्टर पर। अब देखिए क्या होगा, दीज सक्सेसफुल रेड, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर दीज लगाएंगे तो उसके साथ ये नाउन देखिए सिंगुलर है, गलत हो जा रहा, दीज के साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए। द सक्सेसफुल रेड, सक्सेसफुल रेड इसमें आर्टिकल नहीं है, गलत हो जाएगा। द लगाएंगे या अ लगाएंगे, असक्सेसफुल रेड। तो यहां देखिए एन लगा के दिया गया है, रेड आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है, पहली बार आ रहा है, इंडेफिनिट है, इसलिए डेफिनिट तो है नहीं, तो आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आर्टिकल ए कर लें। हमने एक सफलतापूर्वक रेड डाली, यही तो बनेगा, हमने एक सफलतापूर्वक रेड डाली एक मंत्री के ऊपर। क्योंकि मंत्री भी फिक्स नहीं है, अब फ्रॉडुलेंट मिनिस्टर लिखा हुआ है। आगे आइए नेक्स्ट। आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल। ध्यान रखिएगा, लाइक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लाइक मान ये वर्ब है, ध्यान, ये लाइक भी वर्ब है, इसका मतलब होता है पसंद करना। इसी तरीके से आपका स्टार्ट है, बिगेन है, इन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। कोई काम करना, शुरू करना, किसी काम को पसंद करना, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डायरेक्ट आती है। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन बी ले लेंगे, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है स्कूल के पश्चात।
बिगेन है, आई बिगेन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। तो बिगेन है, स्टार्ट है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और लाई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज डायरेक्ट आप करते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्या लिखा हुआ है, योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। योगा में मैनेज पेन, योगा कहीं ना कहीं आपके पेन को मैनेज कर सकता है, एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, और ये आपकी स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन में अगर हम देखें तो हेल्प 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 और हेल्प लिखा हुआ है। एक डिफरेंस है, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ले कि हेल्प सेकेंड फॉर्म ले, एंड लिखा हुआ है। एंड के बाद कोई वर्ब ले रहे हैं तो उसकी फॉर्म वही होगी जो एंड के पहले लिखी हुई है। एंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये हेल्प वाला आंसर कट जाएगा। अब बचे हमारे पास ये तीन ऑप्शन, हेल्प रिडक्शन फॉर स्ट्रेस, हेल्प रिड्यूस्ड स्ट्रेस, हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो ज़्यादा सही यही होगा, हेल्प इन डूइंग समथिंग होता है, हेल्प इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में मदद करना। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन ज़्यादा सही होगा कि यू में मैनेज पेन, आप पेन को मैनेज कर सकते हैं, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और ये जो योगा है वो स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर सेंस के आधार पे लेंगे, बेसिक सेंस, और उसके आधार पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये देखिए वेल यहाँ पे एडवर्ब के रूप में आया है, क्योंकि मेरा मित्र अच्छा फील नहीं कर रहा था। सी आस्क मी, उसने मुझसे कहा, टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, उसने मुझसे कहा कि आप आइए और मेरा ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। पहले तो मैं कम ओवर का मीनिंग बता दूं, कम ओवर, कम ओवर का पहला मीनिंग होता है टू डिसीव, धोखा देना किसी को, और इसका दूसरा मीनिंग होता है टू चेंज योर लोकेशन। ये दो अलग अलग सेंस में हम लोग कम ओवर को यूज करते हैं। कम ओवर का पहला मीनिंग क्या बताया मैंने कि भाई अपनी धोखा देना या अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, फिर कम इनटू और कम अक्रॉस, कम इनटू और कम अक्रॉस दोनों का मतलब होता है कम अक्रॉस। सॉरी, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। किसी से आप अचानक अगर मिल रहे हैं, किसी से अचानक मुलाकात हो रही है, तो वो चीज़ कम अक्रॉस कहलाता है, टू मीट बाय चांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एसएससी ने इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कम इनटू, कम अक्रॉस को। ठीक है, कम इनटू ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आई है तो लिख ही लेते हैं। कम इनटू, टू इनहेरिट मनी, विरासत में कोई पैसा आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो कम इनटू कहलाएगा। विरासत में कोई पैसा या संपत्ति या जो भी चीज़ है जो विरासत में हम प्राप्त करते हैं वो चीज़ें कम इनटू कहलाती हैं। और एक वर्ड कम थ्रू है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, कम थ्रू। कम थ्रू को कई अलग अलग सेंस में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग लिख दे रहा हूँ मैं, कम थ्रू। पहला इसका मीनिंग है टू सर्वाइव या इंड्योर, किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना, मुश्किल के साथ उससे बच करके निकलना। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, किसी तरीके से मैं उस ऑपरेशन से कम थ्रू कर पाया, मैंने किसी तरीके से मैं सर्वाइव कर पाया इतने बड़े ऑपरेशन के पश्चात। दूसरा कम थ्रू का मतलब होता है टू सक्सीड, माने किसी चीज़ में अगर आप सफल हैं तो वो भी कम थ्रू का सेंस देता है, किसी चीज़ में सफल होना। ठीक है, तो अब चारों मीनिंग मैंने बता दी है, जल्दी से आप बताइए क्या इसका ऑप्शन लेना ज़्यादा सही रहेगा। सारे सेंस आपके सामने हैं। कम ओवर का भी मैंने बता दिया,
बोलिए क्या ऑप्शन यहाँ पे लेना सही रहेगा। सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, चूँकि मेरा मित्र अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए सी आस्क मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, कि सी आस्क मी टू कम ओवर, उसने मुझसे आने के लिए कहा, एंड टेक केयर ऑफ हर, और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। तो उसने उससे कहा कि भाई आप मेरे पास आ जाओ और मेरी देखभाल करो। क्लियर हो गया पॉइंट। तो किसी के पास जाना, ये तो कम अक्रॉस नहीं होगा। कम अक्रॉस तो अचानक मिलना होता है, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में अचानक कोई मिल गया, वो कम अक्रॉस होगा, वो तो सेंस है नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बनेगा ए, नो इम्प्रूवमेंट। कम ओवर, किसी से अपनी पोजीशन को चेंज करना। उसने उससे कहा भाई आप आइए, जैसे आप कहते नहीं भाई आ जाओ मेरे रूम में ही रहो कुछ दिन, यहीं पे रहो, यहीं खाना पीना बनाओ, आप भी पढ़ाई करो हम भी पढ़ाई करते हैं, तो ये आपका कम ओवर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सटीक ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आइए 98, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। अक्सर ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो इन योर वॉच नहीं लिखते, बाई योर वॉच लिखते हैं। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच होता है आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीपोजिशन से आधारित फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आप याद रखिए कि भाई घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो बाई से हम लोग बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे अपॉइंटेड हिम एज द मैनेजर, उन्होंने उसको मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया, क्योंकि ही वॉज ड्यू फॉर एन प्रमोशन, उसका जो प्रमोशन है वो ड्यू था। तो इस हिसाब से बताइए उसका प्रमोशन ड्यू था तो क्या लेंगे, एन प्रमोशन तो गलत लिखा हुआ है, तो एन का जो हम लोगों को सिनोनिम्स गलत अगर है ये, तो सटीक ऑप्शन इसका क्या होगा, प्रमोशन के साथ इट्स, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि इसका मतलब तो इट इज होता है, ये गलत हो जाएगा। और प्रमोशन के पहले एन लगाना ये गलत हो जाएगा। ही वॉज ड्यू फॉर अ प्रमोशन, है कि नहीं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। द डेवलपिंग ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एटीट्यूड। कोल्ड और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट, ऊंचाई को लेकर के, और ठंडे को लेकर के उसने एक बहुत ही बेहतरीन जो रेजिस्टेंस है माने विरोध है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप कर रही थी। यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि भाई सब्जेक्ट के बाद जब भी लिखना हो वर्ब लिखते हैं। वर्ब आपके सामने यहाँ दी गई है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि सेंटेंस जो हमारा होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लिखते हैं, और ये वर्ब कैसी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टेंस की कोई वर्ब या फिर मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर, यही हमारे फाइनाइट वर्ब में माने जाते हैं। अब यहाँ देखिए सी के साथ डायरेक्ट आईएनजी आई है। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी हुई है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये या तो जिरंड होगी या तो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और चाहे जिरंड हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ये दोनों ही वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सी के साथ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट वाला आंसर हमारा गलत है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे। यहाँ देखिए हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा। डेवलप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हैज बीन डेवलपिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब दो में से कोई एक ऑप्शन ले, या तो डेवलप ले ले या हैज बीन डेवलपिंग, वो डेवलप कर रही है, या तो ये भाव बनेगा या उसने डेवलप किया रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हम लें तो वो ठंड और एल्टीट्यूड माने हाइट, ऊंचाई, जैसे पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, तो वो ठंड के लिए और हाई एल्टीट्यूड के लिए एक बेहतरीन प्रतिरोध उसने डेवलप किया। ये सेंस ज़्यादा सही होगा ना, डेवलप कर रही है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप तब यूज करते हैं जब आगे कोई टाइम फ्रेम दिया हो, जब चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो। अगर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया होता
तो हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ज़्यादा वरीयता देते। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को न लेकर के हम लोग सी ऑप्शन को लें तो सेंस बनेगा सी डेवलप्ड। उसने विकसित किया, क्या विकसित किया है? ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, एक बेहतरीन प्रतिरोधक क्षमता टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, ठंड को लेकर के और ऊंचाई को लेकर के। रेजिस्टेंस टू है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो टू प्रीपोजिशन आ रहा है वो रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का जो हमारा ये सेगमेंट है उसका लास्ट क्वेश्चन है 101। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग मैंने आज लिए थे, पार्ट थर्ड में हम लोग पहुंच गए हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का है ये। वी आर डिकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट, इस समय हम लिविंग रूम को डिकोरेट क्या। अब देखिए इसका हमें करेक्शन करना है। ऑप्शन में आते हैं, डिफरेंस देखें पहले हम लोग, तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ये पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें वी आर बीइंग डिकोरेटेड, वी आर बी, ये नीचे देखें सी आर बीइंग, इज एम आर के साथ बीइंग लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर के साथ बीइंग लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। वी आर डिकोरेटिंग ये सही लिखा हुआ है और वी आर बीइंग डिकोरेटिंग, इज एम आर के साथ बीइंग लिख के आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ये भी गलत होगा, क्योंकि इज एम आर के साथ इज एम आर वॉज वर्ब, इनके साथ अगर आप बीइंग लिखते हैं तो बीइंग के बाद फिर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ती है? थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न होता है, इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ग्रामर के परिप्रेक्ष्य से गलत लिखे हुए, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा ग्रामर के हिसाब से सही लिखा हुआ है, वो ऑप्शन कौन सा है? डी। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये। और फिर इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 167 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, CHSL प्री 2024 में। तो आप समझ सकते हैं कि 36 सेट्स हैं जिसमें 166 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन CHSL में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पूछे गए हैं और आगे हो सकता है यही पैटर्न जारी रहे CGL में भी। तो इसलिए इंप्रूवमेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आपको जरूर करके जाना है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आगे जो एग्जाम होने वाला है CGL का या स्टेनो का या MTS का, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन, किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने 3 पार्ट में भी क्लासें ली हैं। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 मेरी जो क्लास है इंप्रूवमेंट की उसमें 40 क्वेश्चन है, और आज पार्ट 3 हमने लिया जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी मैं जल्दी ही वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि एग्जाम के पहले एक बार आप उनसे गो थ्रू होइए और समझ पाइए कि किस टाइप से क्या ट्रेंड वर्तमान में चल रहा है और किन किन टॉपिक पे हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे मुलाकात होती है। और ये सारा मटेरियल पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं नीचे शेयर करा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन करिए, इंग्लिश बाई विशाल पांडे के नाम से है। वहां सारा मैटर जो मैं पढ़ाता हूं वो पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आपके लिए शेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सैटरडे है, क्लास कोई नहीं है। संडे को हमारी मैराथन क्लास होगी प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, तो उसमें फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।